अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नोन एज फॉरगेटिंग यानी कि फरामोशी, और फरामोशी के असबाब जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर हम फरामोशी की बात करें तो याद किए मवाद को दोहराने में नाकामी जो है वो फरामोशी कहलाती है। इफ़ वी आर अनएबल टू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्नड तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरगेटफुलनेस या फरामोशी। जब हम दिन भर तैयारी करते रहें, दूसरे दिन इम्तिहान आ जाए, ठीक है, वहाँ जाकर सब कुछ भुला बैठे तो क्या हालत होती है, ये असल में फरामोशी। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ हो जाती है। फरामोशी इस वक्त होती है जब हमारी जो याद है वो हमारा साथ ना दे, हम इनकी बाजियाब्त करने में नाकाम हो जाएं, यानी कि रिट्रीव ना कर सकें जो कि हमने याद किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉरगेटिंग कहते हैं। फरामोशी हाफ़ज़े का उलट है। हाफ़ज़ा अल्लाह की नेमत है और हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी और मुफीद भी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि थ्योरीज क्या हैं या प्रोसेस क्या होता है फॉरगेटफुलनेस का। सबसे पहले डीके थ्योरी है जिसको नजरिया नतात भी कहा जाता है। देखो, कोई चीज आपने याद की तो वक्त जो जो गुजरता जाएगा ना वो आपको चीज भूलती जाएगी। इसको कहते हैं डीके थ्योरी या नजरिया नतात, स्पेशली जब आप वो चीज इस्तेमाल में ना लाएं। जब एक फर्द के सीखे हुए मवाद में नतात पैदा होना शुरू हो जाए तो उसे नजरिया नतात कहते हैं। होता यूं है कि आहिस्ता आहिस्ता सीखे हुए मवाद के असरात और नकूश मिटने लगते हैं, जिससे फरामोशी वाक़या होती है, जिसकी वजह से बहुत अरसे तक तकरार ना हो, यानी कि बार बार आप उसको रिमेंबर या रिवाइज ना करें तो फिर चीज़ भूल जाती है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो एबिंगास और बार्टलेट ने काफ़ी काम किया है। फिर नेक्स्ट है मुदाखलत का नजरिया, ठीक है। मुदाखलत का नजरिया इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है कि मशक और तकरार से महीज और जवाबी फेल में एसोसिएशन यानी कि तलाज़मियत पैदा हो जाती है। मशक और तकरार से महीज यानी कि स्टिमुलस और जवाबी फेल यानी कि रिस्पॉन्स में तलाज़मियत यानी कि एसोसिएशन पैदा हो जाती है, जिससे हाफजा जो है वो बेहतर हो जाता है। हाफजा में कमी या फरामोशी दरअसल उस वक्त होती है जब आमोजिशी अमल के दौरान दूसरा काम सीखना शुरू कर दें, यानी आपने अभी एक काम सही से सीखा नहीं है तो उसी में आप दूसरा काम सीखना शुरू कर दें। जो जो नया काम सीखा जाएगा पुराने काम का मेकानिकी ताल्लुक या तलाज़मियत जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से फरामोशी वाक़या होगी। मैकगोच के मुताबिक जो है इन्होंने ये नजरिया मुतारिफ कराया था, और उनके मुताबिक अगर आमोजिशी अमल में कोई और आमोजिश मुदाखलत करे तो फरामोशी का अमल जो है वो वाक़या होता है। फिर है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग के जानबूझकर भूल जाना। इस नजरिए को मुतारिफ कराने वाले ज़िग्मंड फ्रॉइड थे। इस नजरिए की रूह से फर्द तकलीफ दे और परेशान कुन ख्यालात और वाक़यात को अपने ज़हन से महव कर देता है, निकाल देता है, ताकि एहसास गुनाह और नदामत जैसे मनफी एहसासात से छुटकारा पा ले। ये नजरिया लाशऊरी मेकानियत यानी कि अनकॉन्शियस मैकेनिज्म पर बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं फरामोशी के असबाब के ऊपर, ठीक है। खामोशी के असबाब की अगर हम बात करें तो पहला जो नजरिया है वो है मुदाखलत, ठीक है। मुदाखलत क्या होती है? मुदाखलत से मुराद वो दखल अंदाजी या रुकावट है जो मवाद को ज़हन में महफूज रख करने और उसकी बाजियाब्त करने में पेश आती है। मुदाखलत मुताबिक फरामोशी से मुराद सिर्फ वक्त का गुजरना ही नहीं है, बल्कि किसी चीज़ की बाजियाब्त में दूसरी यादों की मुदाखलत पैदा करना है। पुरानी और नई यादों में जिस कदर मुशाबियत ज़्यादा होगी उतनी ही मुदाखलत ज़्यादा होगी और बाजियाब्त करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी दो किस्में हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है कि आपने एक चीज़ याद की, फिर दूसरी चीज़ याद की, ठीक है, दूसरी चीज़ का टेस्ट देने लगे, पहली चीज़ दिमाग में आ रही है तो उसको हम कबल रजी मुदाखलत या प्रोएक्टिव इनहिबिशन या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, ठीक है। यानी आपने पहली चीज़ एक चीज़ याद की, फिर दूसरी चीज़ याद की, दूसरी चीज़ का टेस्ट देने लगे, ज़हन में पहली चीज़ आ रही है। कबल रजी मुदाखलत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब साबका आमोजिश नई आमोजिश में रुकावट डाले। जब पुराना टेलीफोन नंबर नए फ़ोन नंबर याद करने में रुकावट का बायस बने तो उसे कबल रजी मुदाखलत कहा जाएगा। जब कोई फर्द ज़्यादा से ज़्यादा मवाद याद करता है तो उसके ज़हन के ऊपर वाला हिस्सा इसलिए अपने अंदर शामिल नहीं करता क्योंकि याददाश्त में ये पहले से मौजूद है। लिहाजा जब मालूमात को ज़हन के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती है तो वहीं वो कबाड़ खाने की तरह से इकट्ठी
ہو جاتی ہے. پھر نیکسٹ ہے ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس. رجیب مداخلت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب نیا مواد پرانے مواد کی بازیافت میں رکاوٹ کا باعث بنے. مثلا نئی جماعت کے طالب علموں کا نام یاد کرنے لینے سے استاد کے لیے پرانی جماعت کے طالب علموں کو نام یاد رکھنا مشکل ہو جائے تو اس کو جو ہے ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس یعنی کہ رجیب مداخلت کہیں گے. یعنی کہ آپ نے ایک چیز یاد کی, پھر دوسری چیز یاد کی, پہلی چیز کا ٹیسٹ دینے لگے تو آپ کے ذہن میں دوسری چیز آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ پہلی چیز بھول گئے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس کہیں گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے بے معنی مواد. بامعنی مواد کی نسبت بے معنی مواد یاد کرنے میں دیر سے ہوتا ہے لیکن اس کو ہم جلدی بھلا دیتے ہیں. ایسا بے معنی اور غیر متعلق مواد کا چونکہ ہماری زندگی میں کے تجربات اور واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے وہ ہمارے لیے بے معنی ہوتا ہے. ایبنگ ہاس نے اس کے اوپر ایک تجربہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ بامعنی الفاظ میں ٹائم بھی کم لگتا ہے, ٹرائلز بھی کم لگتے ہیں, ایررز بھی کم ہوتی ہیں اور جلدی زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے, جبکہ بے معنی الفاظ جلدی بھول جاتا ہے اور اس میں غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. نامکمل مشق یا پوری مشق نہ کرنا. فراموشی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے پوری طریقے سے مشق نہیں کی جس کی وجہ سے آپ اس کو جلدی بھول گئے. ٹھیک ہے. تو جتنی دفعہ دہرائیں گے اتنا ہی وہ چیز آپ کے ذہن میں قائم رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو صحیح طور پر ریوائز نہیں کریں گے بلکہ ایک جسٹ عمومی تصور آپ کے ذہن میں قائم ہوگا تو وہ چیز آپ بھول جائیں گے. ورڈ ٹو ورڈ آپ یاد اگر نہیں رکھیں گے تو وہ چیز آپ کو بھول جائے گی. بہت زیادہ مواد آپ کہیں کہ جی میں ایک ہی دن میں پوری کتاب یاد کر لوں گی تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ساتھ چیزیں یاد کریں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ مواد یاد کرنے سے انسان تھکان اور بوریت کا شکار ہو جاتا ہے اور جلدی جو ہے وہ چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. بغیر کسی سیکوینس کے یاد کریں یعنی مواد میں بے ترتیبی ہو. یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے مواد کو موضوع انداز سے حفظ کرنے کی ضرورت ہے. بے ترتیبی سے یاد کرنا فراموشی کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی فرد مواد کے مابین تعلق قائم کرے اسے یاد نہیں کرتا تو نئے مواد کا پرانے مواد سے ایسوسیشن قائم کرنا ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح بے ہنگم طریقے سے مختلف قسم کا مواد یاد کرنا کیا جاتا ہے, درمیان میں کوئی وقفہ نہیں رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں اس کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہوتی اور وہ چیز بھول جاتی ہے. وقت گزران جو وقت گزرتا جائے گا آپ کو چیزیں بھولتی جائیں گی. ایبنگ ہاؤس نے اس کے اوپر ایک تجربہ کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کسی فرد کسی مواد کو یاد کرنے کی 20 منٹ بعد 47% بھول جاتا ہے, ایک دن کے بعد 66% بھول جاتا ہے, 2 دن کے بعد 72% بھول جاتا ہے, 6 دن کے بعد 75% بھول جاتا ہے, 31 دن کے بعد 79% بھول جاتا ہے. اس سے ایک بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ فراموشی کی رفتار شروع میں تیز اور بعد میں آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. زندگی کے بہت سے ناخوشگوار اور تکلیف دہ واقعات بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فراموش ہو جاتے ہیں. سر پر چوٹ لگنا. اگر کسی وجہ سے کسی فرد کے سر پر شدید چوٹ لگ جائے تو بعض اوقات اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے, وہ اپنی قریبی رشتہ داروں اور اپنا نام تک بھول جاتا ہے, اس کا ذہنی طور پر رابطہ کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر چوٹ حادثے کی وجہ سے لگی ہے تو حادثے کے متعلق معلومات اس کے ذہن میں نہیں رہیں گی اور وہ چیزیں بھول جائے گا. پھر نمبر 8 پر ہے مشابہت. جتنی دو چیزیں آپس میں سملر ہیں اتنے ہی ان کو یاد کرنا مشکل ہے, اسی لیے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو ڈیٹ یاد کرنا مشکل لگتی ہیں. مشابہت بھی فراموشی پیدا کرتی ہے. کئی اشعار اور واقعات باہمی طور پر مشابہ ہوتے ہیں جن سے اشعار اور واقعات آپس میں غلط ملت ہو جاتے ہیں. بعض واقعات کی تاریخ اور مقام بھی مشابہت کی وجہ سے ہمیں ان کے مقام اور تاریخ یاد کرنے میں دقت پیش آتی ہے. پھر نیکسٹ ہے محرکاتی فراموشی. بعض اوقات ہم انتہائی کوشش کے باوجود اپنی ماضی کے واقعات کی بازیافت نہیں کر سکتے ہیں. ایسے واقعات اور یادداشتیں ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں لیکن ان کی بازیافت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا کیونکہ ہم ان کو یاد نہیں کرنا چاہتے. اس میں ہمارے لیے ندامت ہوتی ہے, تشویش ہوتی ہے, احساس گناہ ہوتا ہے, ماضی کی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو بھول جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. فرائڈ کے مطابق ہماری ماضی کی تکلیف دہ اور ناخوشگوار کہانیاں ہمارے لاشعور میں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہم ایسے ناپسندیدہ واقعات کو اپنی یادداشت کے لاشعوری کونوں میں
गहराई में धकेल देते हैं जहाँ से उनकी बाजियाफ्त आसानी से नहीं होती। शऊर से लाशऊर की तरफ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात को धकेलने के इस अमल की वजह से बहुत से वाक़यात बिलावजह भुला दिए जाते हैं। मसलन एक फ़र्द अपने दोस्त को लिखा हुआ खत लेटर बॉक्स में डालना भूल जाता है। दूसरा फ़र्द अपने दोस्त की शादी में शरीक होने की को फरामोश कर बैठता है। तीसरा फ़र्द अपने अजीज़ों के साथ अपनी बीवी का तारुफ कराना भूल जाता है। ये और इसी किस्म के कई और जो लग़ज़िशें हैं दोस्तों और रिश्तेदारों और मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो प्रॉब्लम का बायस जो है वो बनती हैं। ठीक है जी। खामोशी के फ़वाइद और नुकसानात बहुत सारे इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जिस तरह आपसे अल्लाह ताला की नेमत है, इसी तरह खामोशी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती है। विलियम जेम्स अपनी नफ्सियात की पहली किताब में लिखता है कि अगर हम हर चीज़ याद रखते तो बाज़ मौक़े पर हम इतने बीमार हो जाते कि हमें कुछ भी याद न रहता। हमारे हाफ़्ज़े का पैमाना महदूद है। अगर हम याद के स्टोर में मतलूबा मकदार से ज़्यादा दाख़िल करेंगे, तो लामहला हमें उसमें से कुछ निकालना होगा कि नया मवाद इतना आम ना हो जितना कि निकलने वाला। बाज़ औक़ात हमें उस खुद मवाद को महफ़ करना पड़ता है। कमरे इम्तिहान में पर्चे से मुतल्लिक़ मवाद के अलावा दूसरा मवाद फिल वक़्त बुलाना पड़ता है। क्लासरूम में उस्ताद नफ्सियात के मौज़ू फ़रामोशी पर लेक्चर दे रहा है। अगर कोई तालिब इल्म इस वक़्त घर की यादों में खोया हुआ है, तो उस्ताद के लेक्चर को सही तौर पर नहीं सुन पाएगा। इस वक़्त लेक्चर के अलावा दीगर बातों को उसको भूलना होगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले साबका वाक़यात इतने तल्ख़ और तकलीफ़देह होते हैं कि इंसान इनसे छुटकारा हासिल करना चाहता है ताकि वो हर वक़्त इज़्तिराब और तनाव की कैफ़ियत से बच सके। खामोशी एक फ़ितरी अमल है। ये फ़र्द की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित होता है। अगर फ़र्द हर किस्म की ज़रूरी और गैर ज़रूरी मालूमात को जमा करता है और उन्हें ज़ख़ीरा करने में तवानाइयाँ सर्फ़ करता है, तो ख़्वाह-मख़्वाह का बोझ उसके ज़हन में पड़ जाएगा। ठीक है? जिसकी वजह से आला तख्लीकी कामों के लिए वक़्त और तवानाई नहीं निकाल सकेगा। जब हम गैर अहम वाक़यात को भुला देते हैं, तो ज़हन से बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है? पुराने वाक़यात हमें भूल जाते हैं और ज़हन में नए वाक़यात उनकी जगह ले लेते हैं। खामोशी की वजह से हमारा ज़हन चार चकार बनने से महफूज रहता है। खामोशी मुस्तकिल अमल है जो हमेशा जारी और सारी रहती है। खामोशी जो है इस वक़्त हमारे लिए तकलीफ़देह और परेशानी का बायस बनती है, जब ज़रूरी और अहम कामों को हम भूलने लगते हैं। ठीक है? बाज़ औक़ात हम अपने करीबी दोस्तों की सालगिरह का दिन भूल जाते हैं, किसी से कोई वादा करके हम भूल जाते हैं, किसी काम का इरादा करके हम करना भूल जाते हैं। हम बहुत सारी ऐसी अक्सर बातें भूल जाते हैं जो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत तकलीफ़देह होती हैं, लेकिन हम उनको भुलाना भी चाहते हैं तो भुला नहीं सकते। जब हमें किसी मवाद को याद रखने की ज़रूरत हो और हम भूल जाएँ, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। इसकी वजूहात का जायज़ा लेने के लिए खामोशी के नज़रियात का जायज़ा लेते हैं। ठीक है? जो कि हमने अभी सारे डिस्कस किए थे। ठीक है जी, ये आज हमने खामोशी डिस्कस किया है, खामोशी के नज़रियात डिस्कस किए हैं और खामोशी के असबाब डिस्कस किए हैं। ठीक है? अपनी अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।